बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे हमरा हस्बी मामूल मेरे सीनियर सलीम बुखारी साहब, मेरे दूसरे सीनियर मोहतरम PJ वीर साहब, और कुछ अरसे के बाद हमसे भी ज़्यादा सीनियर होने वाले जावेद इकबाल साहब। हाँ जी बुखारी साहब, क्या है हमारे पास आज गुफ्तगू करने को? बड़े सुने गर्म हमारे पास मौजूद तो सारे गर्म हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म जो है जो नौशकी और पंचकोर में हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं है। आपको याद होगा तुर्बत के पास एक चौकी हमारी थी, उसमें दाखिल करके 10 हमारे जवान शहीद करके वो दे गॉट स्कॉट फ्री। कहाँ गायब हो जाते हैं? हवा में तहलील हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आती। इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करनी है आज। नहीं जी, मेरा तो वो है, ये जो विज़िट है बड़ी इम्पोर्टेंट विज़िट है ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू चाइना एंड यू सर। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की टॉप बिजनेस कम्युनिटी है आर्मी चीफ के साथ तो प्राइम मिनिस्टर को भी मिली है, तो उसको भी देखना चाहिए। जिसमें मियां मंशा ने बड़ी एक बात की है जो हमेशा से होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी वाली। मेरे ख्याल उसको भी देखना चाहिए कि उस बात में को वजन भी है या ऐसे ही है जैसे माजी में होता रहा। नौशकी पंचगोर FC हेडक्वार्टर पर हमला बहुत घंटे जारी रहा। बुखारी साहब, तफसील आप जानते हैं, ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। खान साहब, गुजारिश ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको दुनिया में टॉप पर रेट किया जाता है। लिहाजा मैं ये तवक्को करता हूँ कि मेरे लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है कि लोग आए इतना बड़ा ऑपरेशन करके, इतने लोगों को शहीद करके, और कहीं गायब हो गए, कहीं हवा में तहलील हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारी एजेंसियों को क्यों ये पता नहीं कि ये कार्रवाई कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है और क्यों हो रही है। ये इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा 2-3 सवाल जो हम मालूम करना चाहते हैं वो ये है कि देखिए ये टारगेट क्या है। असल में बलूचिस्तान में इस नई शुरू होने वाली वारदातों का पस मंज़र क्या है? 2 है। एक तो TTP अपना वजूद तस्लीम करवाने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, लेकिन उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? उसके पैसे पीछे असला और पैसा किसका है? वो है भारत का, वो है अमेरिका का, वो है मुसाद का यानी इसराइल का। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है? CPAC को बर्बाद करना, CPAC को तबाह करना, CPAC को उजाड़ना। इब्तिदा इसकी कहाँ से होती है? जहाँ से पहला क्लू मिलता है हमें वो है कलभूषण की गिरफ्तारी। कलभूषण की गिरफ्तारी के बाद उसी ने ये बताया कि अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उसने डिस्ट्रॉय CPAC के नाम से एक बाकायदा सेल खोला हुआ है जिसकी $1 अरब जो है फाइनेंसिंग है उसकी हुकूमत भारत की तरफ से। ये उसकी कड़ी है। ये सब कुछ हो रहा है तो हम अब सही सिमत में खुद दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं कि हम इनको पकड़ें। इनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं जिनको हमने ख़त्म करने का दावा कोई 1 दर्जन मरतबा कर लिया है, जो वहाँ के लोकल्स हैं, देखिए इन ऑपरेशंस के लिए कोई आसमान से नहीं उतरता। ये लोग यहीं के हैं। इनके स्लीपर सेल का नाम दे के हमें चुप करा दिया जाता है, लेकिन उनको पकड़ेगा कौन? उन तक पहुँचेगा कौन? 2-3 बातें मेरी मान लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। CPAC को बर्बाद करने के लिए बलूचिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल कर रहा है जिसके पेट में गड़बड़ है। मैं आगे बहुत जाना नहीं चाहता। हमारे कुछ मुसलमान बिरादर मुल्क ऐसे हैं जिनके पेट में बाकायदा डायरिया है CPAC को लेके। एक ईरान है इस इलाके का मुल्क जिसने शायद दरख्वास्त दी थी हमारी हुकूमत को कि मुझे चाबहार को एज ए सप्लीमेंट्री पोर्ट फॉर पार्किंग ऑफ द शिप्स आप शामिल कर लें। दैट मीन्स वो इसके मुखालिफ होना नहीं चाहिए। लेकिन जो मिडल ईस्ट है उसमें हमारे बहुत दोस्त हैं जिनको बहुत तकलीफ है CPAC की। ये सारी चीज़ें जो है इस पर छुपाने की बजाय हमारी हुकूमत को एक ओपन स्टांस देना चाहिए ताकि हमें पता चले। ये ओपन स्टांस देखो, दिस इज बड़ी इंपॉर्टेंट। इससे बाद आगे जाए। इसके अंदर देखें आप, जो मज़ीद प्रोज एंड कॉन्स, जावेद का एक पॉइंट होगा, आपका है। हमें एक चीज़ पे जो गौर करना है, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसको आपने रिव्यू करना है। इसके अंदर वो कहते हैं ना, एक लफ्ज़ है, देयर आर नो प्रिजनर्स टेकन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और वो कहते हैं ना, मिट्टी पाओ या but they have killed 15 people. सर दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ नॉट इनफ। क्या आता है सर, आपको ये 24/7 विजिलेंस एंड कंटिन्यूड
असॉल्ट पे आपने रहना है। आप नहीं करेंगे वो आपको करेंगे। उन्होंने कोयटा पे भी आप रॉकेट्स मार दिए, उन्होंने हर जगह आपके अटैक्स कर दिए। हम क्या करते हैं, एंड में हम मजम्मत कर देते हैं, हैं जी मजम्मत। जिस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही आपके पास नहीं है। आप यू हैव टू कम फोर्थ राइट एंड से टू हेल विद इट, इनफ इज इनफ। एक बात जावेद, एक मिनट भाई साहब, आपने कहा सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो उसको रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल, वो रिव्यू तो वही चीज़ होती है ना जो हमारे सामने हो। जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं वो क्या रिव्यू होगी। तो फिर मैं लेट मी टेक इट फर्दर फ्रॉम यू। 2014 में क्या बना था? जावेद एक सेकंड, तो फिर उसको व्यू ही कर लें। हाँ नहीं, मैं अर्ज करूँ ना, मेरा मतलब ये है कि पार्लियामेंट वाज द फोरम। Correct. ना बताएं आप पब्लिक चले नहीं बताना चाहते, ना जो लोग बताइए। वहाँ एक कैमरा सेशन अच्छा, करके जावेद, मैं उन्हें ऑन बोर्ड लें और फिर तुल जाए उसके मैं ऊपर। जावेद आपसे इसलिए अलहदा सवाल करना चाहता हूँ कि आप हम तीनों के मुकाबले में बेहतर जानते हैं इस इलाके के मामलात को, आप वहाँ पे रहे भी हो, तो बजाय कोई जज्बाती हुए हमें हकीकत में बताओ कि क्या सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं है इन लोगों को काबू करने के लिए? क्या अफवाज पाकिस्तान ही वाहिद रास्ता रह गए हैं? इसका भी जवाब मुझे चाहिए। अच्छा खान साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मैंने इसी पे ही बात करनी थी। गुड। क्योंकि बुखारी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जिसके पेट में दर्द है, ठीक है, दर्द काफ़ी लोगों के है, हमें फिर इस बात को आप मिलाएं पीजे की बात से कि आपको नेशनल अपनी जो एक्शन प्लान बनाया था उसको भी अधूरा छोड़ दिया आपने। फिर उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, उसमें भी कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, जब आप ये पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें आपका जवाब आ जाता है। उस जवाब में क्या है कि बलोचिस्तान हुकूमत और उधर जो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, क्या वो ऑन बोर्ड हैं? क्या उनको टास्किंग की गई है? इसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सिक्योरिटी के मामलात का बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है हमारे सेनेटर्स को। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं। शाहजैन बुख्ती को आपने बना दिया, किस ग्राउंड्स पे बनाया? आपने कभी उसकी, मुझे उस बंदे के खिलाफ नहीं हूं, बट उसकी एक्टिविटीज तो देखें। क्या वो एज ए प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के तौर पे आपको बलूचिस्तान के मामलात को, जो इतना सेंसिटिव हो गया है, जो सीपेक के कॉन्टेस्ट में जहां सबके पेट में दर्द है, इतना सेंसिटिव हो गया, आपने सरफराज बुख्ती टाइप जैसे लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी सिंपल, और वही आपका जवाब है कि अगर आप नेशनल एक्शन प्लान चलाएं या आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को सक्सेसफुल करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में इस तरह के हमलों को रोकना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको 24 आवर विजिलेंट और अग्रेशन पे रहना। और इसमें फौज के अलावा एफसी, पुलिस, तमाम लोगों को, सिर्फ फौज तो मत छोड़ें, ओनली आर्मी नहीं, तमाम लोगों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मैंने बात की, जिसमें लेवीज दूसरा सब कुछ है। दूसरा, वी शुड ऑलवेज और हमेशा के लिए एक असूल बना लें कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको ऑन बोर्ड करें और उसको अकाउंटेबल करें। ही इज नॉट अकाउंटेबल। आई डोंट थिंक सो। उनको तो आज आप अपनी तमाम स्टेटमेंट उठा लें 24 आवर्स की पिछली, आपको चीफ मिनिस्टर कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वो रात को सुना है जागते रहते, सुबह सोते हैं। हाँ, तो जो अगर जागते हैं, बिकॉज उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जब कभी प्रेस रिलीज आएगी या इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको ISPR से आएगी। अच्छा, और भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है? अच्छा, मैं उसका डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन क्या कर रहा है? अच्छा खान साहब, एक बात और ऐड कर दूं। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं कि ये जो है ना BLA के लोग, क्योंकि उधर से बॉर्डर 1.5 घंटे का फासला है ईरान का, ठीक है, ये गिनती के लोग हैं, गिनती के लोग हैं। वहां के आपको अगर आप देखें, सवात में मेरी उधर किसी से बात हो रही थी इसी इंफॉर्मेशन के लिए, वो बंदा एक आम आदमी है, उसने कहा कि अगर आप सवात में जहां टोटल उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, आपकी फौज ने आके क्लीन करके आज उधर अमन है, हर पाकिस्तानी आ जा सकता है, तो आप इधर आके जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं, 10, 20, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, मैं बिल्कुल हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, हमारा ये कंसेंसस है कि ये सिर्फ फौज पे ना छोड़ा जाए,
बिल्कुल इस पे वफाक और सूबे के दरमियान कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मामला है क्या, पहले तो ये सोचें। और लॉ एनफोर्सेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें आप जिसके मर्जी पे छोड़ दें, एफसी पे छोड़ दें, रेंजर्स पे छोड़ दें, पुलिस पे छोड़ दें, किसी और पे, आर दे एक्चुअली ट्रेन्ड इन काउंटर टेररिज्म और नॉट? आपने यहाँ ट्रेन किया है पंजाब के अंदर एलीट फोर्स के अंदर काउंटर टेररिज्म? सूबाई हुकूमत का काम है ना, वो करे ना, नहीं कर रही, नहीं तो फिर नहीं करी तो फिर नहीं कर रही ना। माफ कीजिएगा, फिर बहुत सारे सवालात और जन्म लेंगे आएंगे ना जी। आप देखें ना, खान साहब वहाँ पर फौज डिप्लॉयड है, फौज ट्रेंड है, वो करती है, वही करते हैं और कर भी वही सकते हैं, बट नॉट अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर। दे आर द बेस्ट अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर। जो खान साहब बात कर रहे हैं, देखें जो हमारी फौज कन्वेंशनल वॉरफेयर, मैं एक बात ऐड कर दूं खान साहब की। खान साहब कहना ये चाहते हैं फौज तो अपना काम करेगी, एफसी भी अपना काम करेगी, लेकिन जो उधर की पुलिस है, जो उधर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उधर के लेवीज हैं, उन लोगों को भी ऑन बोर्ड किया जाए सो दैट दे शुड बी मेड काउंटेबल। पीजे मैं क्यों कहना चाहता हूँ, पीजे जब हम एक मशकूक आदमी को आइडेंटिफाई करती है फौज, और फौज उसके खिलाफ एक्शन लेती है, तो सारा का सारा मलबा फिर फौज पे जाता है बैनुल-अक़वामी तौर पे भी, और जितनी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो उसको उस तरीके से हैंडल करती हैं। अगर ये काम मुकामी पुलिस वाला, मुकामी लेवी वाला या मुकामी सूबाई हुकूमत का आदमी करे, तो मेरा ख्याल है एक तो फ़ौज पाकिस्तान पे जो ये एक डायरेक्ट इल्ज़ाम तराशी का अमल है। एक दूसरी बात है, ये बात मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस नौजवान आदमी से जिसका नाम जावेद है, कि ये को हज़ारों की तादाद में तो नहीं है, ये तो समझ आ रही है हमें बात। और कल जो वाक़या हुआ, ये सबसे बड़ा वाक़या है फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, बिकॉज दे वांटेड टू हिट द एफसी हेडक्वार्टर। और इसके एक बात, कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले वक्त में आपको नजर आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो मुझे एक एक्सेप्शन लेनी है, देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर की जब बात आप करते हैं ना, हमारी एसएसजीज जो है, ही विल बेयर मी आउट, सियाचिन किसने बचाया जाके? यस सर, वो गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं, सर वो कन्वेंशनल वॉरफेयर थी। नो सियाचिन वाज नेवर गुरिल्ला वॉरफेयर। वेल, मैं इस बेस में अपने आप को उलझाए बगैर आते हैं, एक्शन करते हैं या पकड़े जाते हैं, मैं इस बेस में उलझे बगैर सिर्फ इतनी बात करूँगा, बड़ी करूँगा कि जो भी पाकिस्तान के सरहद में आके पाकिस्तान को अनडू करने की कोई भी हरकत करता है, उसकी डेड बॉडी जानी चाहिए। सिंपल सी बात, बस। इस पे कोई लंबी डिबेट की, डिबेट के बहुत सारे हिस्से हैं, ना सिर्फ उसके बल्कि उसके सहूलतकारों डिबेट के बहुत हिस्से हैं। वो महरूमियों की बात भी की जाती है, पानी ना मिलने की बात की जाती है, रोज़गार मिलने की ना बात की जाती है, सब बातें अपनी जगह, लेकिन देयर कैन नॉट बी एनी कंप्रोमाइज़। जो शख्स मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता है, अगर उसकी लड़ाई है इस गुर्बत के ख़िलाफ़, इस सारी चीज़ों के ख़िलाफ़, तो बड़े धारे में आए और बड़े धारे में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। साहब, ये आपने बड़ी अच्छी एक बात की है, लेकिन देखें ये एक मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की आवाज़ है जो आप निकाल रहे हैं, लेकिन हमें इसको काउंटर करना है बाय प्रॉपर गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेन। वो तो क्या हो गया ना जी, वो तो मैंने कह दिया कि जो आएगा वो बच के नहीं हो रहा ना जनाब, आप पे अटैक्स हो रहे हैं, हमारे अटैक होगा तो जवाब देंगे। ये ना कि आप बंदूकें लेके हवा में गोली चलाते रहेंगे और कोई शिकार मारे ना उन्होंने यार। आपके जो लोग हैं ना जी इस वक्त जो मारे जाते हैं, वो किसकी इंटेलिजेंस से मारे जाते हैं? वो मिलिट्री इंटेलिजेंस से, नॉट एनी अदर इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस बड़ी तकड़ी है। दैट इज द रीजन हम इसको काउंटर कर रहे हैं। बट इस विंग को आपने मुझे नहीं पता आप क्यों इस बहस को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरी बहस बड़ी सिंपल है। अगर वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, रोज़गार नहीं मिलता, और गैर मुल्की आके उनके वसाइल पर काबिज होना चाहते हैं, तो दे हैव ए प्लेस टू टॉक। यस, द डायलॉग। अच्छा, आप डायलॉग किन से होता है? अभी पिछले दिनों में एक डिबेट कर रहे थे, डायलॉग मिसक्रिएंट से नहीं हो सकता, डायलॉग उस आदमी से नहीं हो सकता जो एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करके ये इस बात को साबित करना चाहे कि ही कैन डिफीट द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। एग्री? क्यों बुखारी साहब? बिल्कुल सही बात है। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। और उसकी वजह एक है कि दिस इज माई कंट्री, दिस इज द कंट्री ऑफ द बलोच, द पख्तून्स, the Sindhis, there is no room for dialogue with terrorists. होना भी नहीं चाहिए। They should be eliminated. इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो खान साहब ने की है, रियासत को सर इस बात को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा
ये जो हम नाराज बलोच और नाराज बलोची का बात करके सर कोई हम दोनों को मिक्स करते हैं, इसको मिक्स नहीं करना। खान साहब वाली बात को लेके चलना है। आपने अगर नेशनल धारे में आना है, पॉलिटिक्स करनी है, महरूमी की बात करनी है तो बैठ के बात करें, लेकिन बंदूक के साथ नहीं। देखो, जब सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है, कौमी असेंबली में उनकी नुमाइंदगी है, उनकी अपनी एक सूबाई असेंबली, तो यार उनके पास सारे फोरम तो मौजूद हैं। अगर उन फोरम को इस्तेमाल नहीं करते, अगर नहल वो लोग हैं तो जाके उनको मारें, उनसे निपटे ना। अफवाज पाकिस्तान पे हमला करना और FC हेडक्वार्टर पे हमला करना तो मतलब है कि आप मेरे पे हमला कर रहे हैं। और जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, I'm sorry, मैं गिलगित बल्तिस्तान और ये का तस्करा करना भूल गया। बट आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। मैं कह रहा हूं एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान इज माइन। यस, नो कॉम्प्रोमाइज। एंड बुखारी साहब, नो कॉम्प्रोमाइज, and that should be defended. no compromise. Every inch Anybody should who be will defended. fire, the fire will go back and it will hit him directly. Thank you very much. इस ब्रेक पे जाने के लिए मुझे आप इजाज़त दे रहे हैं। तीनों दोस्त मेरे चुप हो गए हैं, इसका मतलब मैं ब्रेक पे जा सकता हूँ। हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हमारी अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक जंग में मसरूफ़ है। हमारी एक जंग इस और भी है, वो जंग है हमारे इक़्तिसादी जंग। उस जंग को भी हमें जीतना है और उस जंग को जीतने के लिए हमने IMF से एक मुआहदा किया है। और अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म एक फ़ौज लेके चले गए हैं 4 रोज़ा दौरे पर चीन। बज़ाहिर तो ये बताया जा रहा है कि कोई वहाँ पे ओलंपिक्स हो रही हैं, उनको वो देखेंगे। और उन्होंने बड़े मज़े की तजवीज़ दी है कि मैं उनको क्रिकेट भी सिखा सकता हूँ। आई डोंट नो क्रिकेट वहाँ पे वो खेलते हैं नहीं खेलते, मुझे नहीं पता। जी बुखारी साहब, ये क्या है ये दौरा सारा? जी, ये बहुत अहमियत का हामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सेंसिटिव सूरत हाल है, ख़ास तौर से CPEC के हवाले से। CPEC जिसको हमने कभी कहा कि ये गेम चेंजर है, कभी कहा ये गोल्ड माइन है, कभी कहा ये विसल ब्लोअर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। लेकिन फिर जितनी शिद्दत से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, उतनी शिद्दत से दुनिया की तरफ से इसकी मुखालफतें भी आई। और कुछ हमारे डिफ़ॉल्ट्स हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे जाएंगे जब वो चाइना जाएंगे। मैं चूँकि चाइना को 20 मरतबा जा चुका हूँ और CPEC के बाद कम से कम 9 दफ़ा जा चुका हूँ, तो मुझे चाइनीज़ पोजीशन का बहुत अच्छी तरह से पता है। 2-3 चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी मैं बता दूँ। एक तो चाइनीज़ इंजीनियर का अगवा और कत्ल, दिस इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द चाइनीज़। उन्हें भी ये पता है कि ये पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी ये पता है कहाँ से हो रहा है, लेकिन चूँकि उनके लोग मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, इसलिए ये उनके सामने रखा जाएगा। दूसरी बात ये कि हमने चीन को नाराज़ किया 2 वजूहात पर। पहली वजह ये थी कि उन्होंने जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जो हमारे साथ मुआहदे थे CPEC से हवाले से, जो $62 बिलियन तक पहुँच गए थे, उनमें कुछ ऐसी शराइत थी जो चाइना नहीं चाहता था कि दुनिया में किसी को भी बताई जाए। हमारे जनाब असद उमर साहब जो हैं, उन्होंने जाके ना सिर्फ वो IMF को बताई बल्कि वो अमेरिका को भी बताई। मैं आपको मामूली सा हिंट दे देता हूँ कि वो क्या था। हमें चाइना ने जो लोन्स दिए हैं, जो ग्रांट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 1 से 1.5%, और जो दुनिया भर से लोन हमें मिलता है उसके ऊपर इंटरेस्ट है 8 से 13%। तो चाइना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पूरी दुनिया में लोन दे रहा है ना, उसने तो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को फैलाना है ना। तो पाकिस्तान के साथ ये स्पेशल फेवर थी जो हमारे जिम्मेदारान ने एक्सपोज की, उसके ऊपर भी उनको बहुत नाराज़गी है। और जो पहला गो स्लो आया था CPEC के ऊपर, उसकी यही वजह थी। दूसरी वजह यह है कि हमने इकोनॉमिक जोन 16 हमने बनाने थे, 16 चाइना ने बनाने थे। अक्रॉस द जो रोड जो है चाइना से आ रही है, उन्होंने अपने 16 बना दिए हुए हैं। हमारे यहाँ अभी तक ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई है। लिहाजा अब जो मैंने पहली दफ़ा सुना है जहांगीर शौकत तरीन साहब से कि जी हमने भी उनके लिए जगह वगैरह रख दी है और अब हम उसके ऊपर बनाएंगे। सिर्फ जगह देनी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, बनाने चाइना ने थे। ये हमारा हाल है साहब। ये बिल्कुल ठीक ये है। आप ये देखें, हमारा ये 70वां साल जा रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का चाइना के साथ, और इसके अंदर आपने ये दो इंसिडेंट्स आपने बता दिए हैं। चाइना हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड, ऑलवेज। एंड यहाँ एक तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को जो धक्का पड़ा है, सबसे बड़ा पड़ा है कि जो हमारा रुपया डिवैल्यू हुआ है वो 160-70 पे लेके आए थे, आज आप देख लें कि 70-80 पे लेके आए जब इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। आज आपका उनका जो डॉलर है वो बिल्कुल डूब गया है। लाहौर के अंदर है
शैंडोंग चैम्बर ऑफ शैंडोंग पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम चाइना उस पर गए यांटाई में। वहाँ जाके उन्होंने यही एक अपनी एक बड़े मुतबराना तरीके के साथ उन्होंने कहा, हमें बताया कि हमने हमारा पैसा लुटा गया है कि बिकॉज आपके रुपया चला गया। चलो ये हो जाता है, दुनिया के अंदर हर जगह हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझता हूँ, जो आपकी जो ये स्ट्रेटिजिक आपके लोग पार्टनरशिप को बिल्ड करने जा रहे हैं, आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अच्छा है। ठीक है, वो ओलंपिक गेम्स को भी कर देंगे, साथ साथ वो प्रेसिडेंट को मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हो जाए, विच आई डोंट नो कि चाइनीज़ करें या ना चाहें, कि रीलोकेटिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हम इंपोर्ट करा रहे हैं, आपकी जो एसएमईज़ हैं सारे, आपकी शू इंडस्ट्री यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि 50 रुपये 60 रुपये का आपका जूता इधर मिल जाता है जो कि आप यहाँ बना सकते हैं। आपका पेंसिल, शार्पनर, रबर, ये सब वहाँ से आ रहा है, विच मीन्स कि आपकी जो बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री है, दैट हैज़ बीन बेसिकली डाउन टू नथिंग। फिर क्या करें? सो वो इधर लगाएं, हम इनको लेबर देंगे। ये मैंने जिक्र किया, आपने जिक्र किया है, ये यही फैक्ट्रियां लगनी है, यही फैक्ट्रियां लगनी है इनके अंदर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा पीछे आपने मुझे बताएंगे कि सड़क कहाँ तक आके बनी है? कौन सी? ये जो चाइना से इधर आनी पाकिस्तान में कहाँ तक आई है? सर ये अभी नारायण पे रुक गई हुई है, जाके नारायण पर रुक गई है। हालांकि इनका मोटरवे हाईवे बन गया। एबटाबाद आप जाएं, यू गो ना फैंटास्टिक। नारायण पे से तो आनी भी नहीं, नारायण के रास्ते से तो आ भी नहीं रही, ये तो दूसरे रास्ते से आ रही है। हरिपुर के आगे से आ रही है। 3 अल्टरनेट रूट्स हैं। हरिपुर तो एक जगह होगी जहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होनी है। सर 3 अल्टरनेट रूट्स हैं। जी फरमाइए। पहले तो चाइना से मुझे यहाँ पे पाकिस्तान लेके आए ना, अल्टरनेटिव रूट को मैं बाद में बात करूँगा। पहले ये बताइए, सुन लेना, मेरी भी सुन लेना। ये सुन रहा हूँ। आपको याद है कि ट्रायल बेसिस के ऊपर लगेज चाइना से चल के गवादर पहुंच चुकी हुई है। That means the route is there. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव बन गया है। अब ट्रेन का बन रहा है। देखिए उन्होंने क्या किया है। सी पैक का लॉजिक ये है कि उन्होंने अपनी जितनी दरियाओं की आर्टरीज थी उन सबको उन्होंने रूट्स बना लिया है। उन्होंने बनाया ना, वो बना रहे हैं। उन्होंने बनाया पाकिस्तान में, जहां से वो गवादर तक जाना चाहते हैं वहां पे क्या हो रहा है। मैंने असल सवाल तो ये है, वो डिले हो रहा है, वो लेट हो रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन पे क्या बात करेंगे आप? मैं को बात जी जावेद। देखें जब ये हुकूमत आई तो काफ़ी बातें आपने कर ली, लेकिन जिस वजह से सी पैक डीरेल हुआ, वन ऑफ द मेजर रीज़न वाज कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अदारे नैब ने जो पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई थी ना, उनकी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, जिसकी बाद में उन्होंने कंट्राडिक्शन भी की। अब जब वो मामला उधर जिस पे चाइना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑलमोस्ट तमाम चीज़ों को रोक दिया, ये भिकी था काफ़ी तमाम सेक्टर्स में। अच्छा इवेंचुअली हुआ क्या? फिर बाकी चीज़ें इन्होंने लीक आउट की और जो काम होने वाले थे सी पैक के प्लान के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो चाइना खामोश होकर बैठ गया। पाकिस्तान ने क्या किया कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी शिफ्टिंग लाना शुरू की। पहले आप एंटी अमेरिका हो गए, फिर आप लेटेस्ट जो न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल छपा है जिसमें पाकिस्तान की, जो मैं समझता हूँ एक बेहतर पॉलिसी है, जो मैं इस पर किसी दिन और बात कर लेंगे, जब पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस आउट करेंगे। अच्छा तीसरी इम्पोर्टेंट, और उस जो पावर सेक्टर की चीज़ को आज से 4 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले आपने क्लियर किया है। उनकी जो पेमेंट की डिमांड थी वो डिमांड मीटअप की, आपने एग्री किया, अपने रिश्तों को दोबारा रीस्टार्ट किया, उसके बाद हुआ। और उसमें कुदरत का करना ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक स्टैंड ले लिया, जो अभी समर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें भी आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी की बैलेंस आउट किया, साथ दिया। तो इन 4-5 चीज़ों के बाद ये बताना पसंद करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, रोड कहाँ तक आई है प्लीज। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा इसके बगैर मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन चंद पैचेस रहते हैं, चंद पैचेस दरम्यान में रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो रोड आपका बॉर्डर क्रॉस करके आना था वो हरिपुर तक आना था, जहां से आपके ML1 में स्टार्ट लेना था। दैट इज पॉइंट। अनलोड इधर होके ML1 पे शिफ्टिंग होनी थी और फिर आगे। ये इक्तिसादी जोन्स की जो बात की जा रही है उसी सड़क पे ज़्यादा बनने, फिर उससे आगे बनने हैं। ज़राअत के ऊपर बात की जा रही है, ये बात बहुत पुरानी चल रही है। जब आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने बार बार वहाँ पर विज़िट किया। वो कॉटन की जो वैरायटीज़ हैं जो चाइना में बहुत सक्सेसफुल कामयाबी हासिल कर रही हैं, वो आसिफ ज़रदारी ने लाने की कोशिश की। ग़ालिबन 1-2 वैरायटी वो लेके भी आए और उसको उन्होंने कोई
अपना मोहतरमा के नाम पर कोई नाम भी दिया और उसके कोई ट्रायल भी किए सिंध के अंदर। फिर ये बड़े पैमाने पर चीनी सनतों की जो बात है कि पाकिस्तान मुंतकली, जब हम कहते हैं कि पेंसिल यहाँ बननी चाहिए, यहाँ का लेबर इस्तेमाल हो, ये चीज़ें हैं। इस पर उम्मीद है कि कुछ मामला जो रुके हुए हैं वो होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेंडिंग चीज़ें पड़ी हैं उनको मुकम्मल करना है, और अगर वो टाइम फ्रेम में मुकम्मल नहीं होंगी तो खिते में होने वाली जो तब्दीली हैं वो कहीं खा ना जाए उनको। ये मुझे खदशा है। ये ना हो कि इस खिते के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उनको टेक ओवर कर दें सारी हमारी फ़िलासफ़ी को, हमारी सोच को, हमारी कोशिश को, जिसको हम गेम चेंजर कह रहे हैं, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। ये मेरा खौफ है। इसमें देखें, चाइना और पाकिस्तान दोनों की मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट इसमें मौजूद है कि सी पैक कंप्लीट हो। जिस चीज़ के ख़तरात हैं जो लेफ़्ट राइट की फोर्सेस करना चाह रही हैं, हम दोनों को मिलकर उनको काउंटर करना चाहिए बाय ऑल मींस। जो तज़किरा आपने किया खान साहब जरदारी साहब के यहाँ एग्रीकल्चर के वो रहने का, बिल्कुल जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, शेंडोंग इज़ ए प्रोविंस जो हब है उनकी एग्रीकल्चर की, वहीं पर सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं, वहीं पर सबसे बड़ी उनकी ज़राअत है। और दोनों चैम्बर्स जो हैं शेंडोंग का और यहाँ पाकिस्तान का फेडरेशन का चैम्बर, उनके आपस में कोलैबोरेशन है। आपको कुछ समझ आ गई होगी कि वाकई ये गेम चेंजर है। कहाँ से चाइना जाता है इतनी दूर से दुनिया को, कहाँ से चाइना सीधा यहाँ से आएगा? चाइना का भी तो फ़ायदा है, तो मेरा भी फ़ायदा है कि जहाँ से गुजरेगा वहाँ पे इक़्तिसादी जोन बनेंगे, कारखाने लगेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी ना। तो इसको रोकने के लिए एक बैनुल-अक़वामी साजिश भी तो है ना, और हमें सबको मिल के उसका मुकाबला करना। मुझे चाइनीज़ को एक बात ऐड कर दें अपने नाज़रीन के लिए। आज जो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका में जो बयान आया है वो इसी कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा है कि हम दोस्तों को बताना चाहते हैं कि अमेरिका चाइना से ज़्यादा बेहतर मदद करने वाला मुल्क है। खैर, हमें ये इस किस्म की मदद नहीं चाहिए जो कई हज़ार मील दूर हो। मदद तो होती है हमसायों के साथ, और वो तो हमारे हमसाए हैं। हज़रत मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम इक़्तिसादी तौर पे हमें मजबूत होना है और जो नए रास्ते हैं उनको ढूंढने, उसमें एक तो सी पैक का रास्ता है जो रुकावट हुआ है, शायद अब ख़त्म हो जाए। 4 दिन के दौरे पे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, कुछ ना कुछ तो मसाइल कम होंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, और ये एक बात उन्होंने हमें बताई भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल बातचीत जारी है। अब ये बैक चैनल बातचीत साफ ज़ाहिर है कि इक़्तिसादी हवालों से हो सकती है, इसमें कोई फ़ौज का मसला नहीं होगा या किसी और चीज़ का नहीं होगा। और उन्होंने एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान की अगर इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर ना हुई तो मुल्क को तबाह कुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब ये वो शख्स कह रहा है जिसकी सारी उम्र इसी बिजनेस में गुजरी है, उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है। वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है कि वो फिर ताकतें होंगी जो नहीं चाहेंगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात ऐसे अच्छे हो जाएँ कि इस खिते के 1.25 अरब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जी पीजिए। देखिए, मंशा साहब ने जो बात की है, ये ट्रैक 2 पे पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी देर से बात चलती आ रही है और ये कंटिन्यूड है। इसमें हमारे बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे एक्स आर्मी के जनरल्स भी इन्वॉल्व हैं, और ये बात चलती है। और वहाँ से भी हिंदुस्तान की तरफ से भी बड़े ही अच्छे, सेन, पढ़े लिखे और रैशनल किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। ये ट्रैक 2 पे बड़ी देर से चल रही है। अब मुसीबत ये है कि ये सारे बातचीत के अंदर आपके अंदर एक कांटा बैठा हुआ है, वो है आरएसएस। इस आरएसएस ने हर जो आप कह लो सैनिटी जो हिंदुस्तान से भी प्रिवेल करती है, पाकिस्तान से भी प्रिवेल करती है, और हिंदुस्तान का प्रोडक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है वाया दुबई, हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान जाता है वाया दुबई। तो ये जो एक बात चल रही है कि थर्ड मुल्क आपका ये फ़ायदा उठा रहा है, आप डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? यहाँ
ऑब्वियसली हमारे भी जो आप कह रहे हैं लॉबियस्ट हैं वो कह रहे हैं पहले कश्मीर रिजॉल्व करो, पहले वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करो और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखें ये अब वो टाइम्स नहीं रहे कि 57 के 1957 के कि जी आप उस चीज़ पे अड़े रहो। वी हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन्स। और आप ये कहना चाहते हो अगर चाइना और हिंदुस्तान अपने सरहदी इख्तलाफात के बावजूद कारोबार कर सकते हैं तो हमें भी ये तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये आप ये बिल्कुल, और ये होता रहा है। देखिए ये फॉकलैंड्स में आप ले लो, आप स्पेन आप कहीं भी ले लो, आपके प्रॉब्लम्स आते रहे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और गवर्नमेंट की हिस्ट्री में ये कोई मियां मंशा साहब ने कोई नई बात नहीं की है, सब बातें पुरानी हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी पहले भी होती रही है। मुशर्रफ उन्होंने ये कह दिया है वाजपेयी साहब एक नई बात नहीं मंशा ने एक बात कही है। देखो दोस्त, उससे क्या अगर इक्तिसादियात बेहतर नहीं होते मैं उस बात का भी जवाब दूंगा। जवाब नहीं, मैंने गलत कह रहा है, कोई बात गलत नहीं की है। अच्छा, वेरी गुड। असल बात तो क्या है कि इन पे अमल दरामद कौन करता है? असल क्वेश्चन ये है कि जब दो मुल्कों का जो देखें बात करें, दोनों की सोचों में बहुत फर्क है। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है जो हमने 1947 से लिया हुआ वो हमारा कश्मीर इशू है। कश्मीर इशू पे जब तक आप बातचीत शुरू नहीं करेंगे प्रिंसिपली, उस वक्त तक आप ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं ये तो चुटकी बजा के हल होने वाले हैं, ये 10 मिनट में खत्म होने वाले इशू हैं। इसमें ना इंडिया को कोई डाउट है ना पाकिस्तान को। चाइना और इंडिया ने अपने मामलात को परे फेंक दिया और कारोबार किया जा रहा है। नहीं, एक सेकंड ना, उनका ऐसा कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इशू नहीं है जिस तरह का वो आपने जो बात की है उसकी मुझे वजाहत का मौका दिया। एक आखिरी बात, प्लीज 1963 में वॉर हुई इंडिया और चाइना की, उसके बाद टेंशन चल रही है बॉर्डर की मुसलसल, बट यू नो उनकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 100 बिलियन ए ईयर, जो हमारी सिर्फ 10 बिलियन पर है। और अभी उन्होंने पीछे से उनको कैदियों को पकड़ के लाइन में चलाया पॉलिसी डिसीजन कि ट्रेड अपनी जगह है, बायलैटरलिज्म अपनी जगह। एक सेकंड, नहीं बुखारी साहब साथ फिर जवाब देते रहे। कितनी दफा इंडियंस ने चाइना में जाके उधर इंसर्जेंसी की है, प्लानिंग की है, जिसकी तरफ आप पहले चाइना इंसर्जेंसी नहीं करने देता इंडिया को। ये तो फिर हम अगर हमारे मुल्क में हो रही है तो हम उनके साथ ट्रेड शुरू कर। सुन लेना पहले, आज आपने बात की है कि आपके कैंपों को यरगमाल बनाया, आपने लोगों को भाई ये सारी चीजों से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। इसको जवाब हमने दे दिया है कि जो ऐसा करने आए करें। ऐसी कोई बात देखें, बायलैटरलिज्म और ट्रेड रिलेशंस ये पैरेलल दो लाइंस हैं। मैंने अभी आपको चाइना की मिसाल दी है। देखें हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें इंडिया की प्रोडक्ट्स, जिसमें खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कीमतों को कहाँ ले आए थे? टमाटर यहाँ 20 रुपए किलो लेने के लिए तैयार नहीं था कोई, ये बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम इंडिया। ये वैसा वर्सा है हमारा कॉटन जो हम इतनी तकलीफ से बाहर भेजते हैं यूरोप, वो इंडिया सारा लेने के लिए वगैरह वगैरह। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेक है वो है कि उनकी प्रोडक्ट्स को काबुल तक रसाई मिल जाए, और वो रूट सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है, और पाकिस्तान ने दिया हुआ था, जिसको राहदारी कहते हैं। मैं एग्री हूं, लेकिन आप ही ने सोल्यूशन भी दिया कि आपको पैरेलल ये सारे काम करने पड़ेंगे। प्रिंसिपली आप कश्मीर इशू पे जो आप कर रहे हैं, जिसका हम कितनी दफा बात कर चुके हैं, वाली बात है, अगर आप कश्मीर पे आप अपने तरीके से चलते रहे, उसको डिस्प्यूट भी ना माने, और दूसरी तरफ हम क्या नो प्रॉब्लम आए, हम जब भी डिस्प्यूट वो मानते हैं। जो आखिरी हमारा उनका डॉक्यूमेंट है ना, लास्ट डॉक्यूमेंट जो है, कब की बात है, whatever the last document is, उस पे ये लिखा हुआ है कि इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और ये हो सकता है 2019 में क्या हुआ है, यूएन की रेजोल्यूशन में मौजूद है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन इसके अंदर एक फर्दर डिस्प्यूट आ गई है कि जब डिस्प्यूट उन्होंने खत्म कर दिया 7035 ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में चेक पॉइंट चार्ली नहीं था, चेक पॉइंट चार्ली था। सर आज चाइना और अमेरिका का डेडलॉक है कि नहीं है? लेकिन बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, नहीं कारोबार कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम कारोबार नहीं कर रहे। इनका भी तो पॉइंट है ना, इनका पॉइंट वो ये है ना, इनका पॉइंट का जवाब ये एनडीएस के साथ मिलकर पाकिस्तान में तबाही करना चाहते हैं, बातें करनी चाहिए इनको एनडीएस की। मंशा ने कहा है कि यूरोप ने 2 जंगें आपस में लड़ी, लेकिन फिर एक मौका ऐसा आया, डिसाइडेड इट कश्मीर पर नो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन वी कैन कैरी। हम कौन सा कश्मीर जो क्रेडिट जाता है ना मंशा, हम कौन सा साहब को, वो ये है कि इस यूनिलैटरलिज्म के माहौल में किसी ने जुर्रत के साथ इशू तो ओपन किया है। हाँ, इन्होंने मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, और ब्रेक से वापस आके इसी को हम जारी रखेंगे आगे, ठीक है? ख्वाजा साहब जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक खुर्द, जहाँ हिंदुस्तान के साथ ट्रेड की हमायत की है मंशा साहब ने और भी कहा है। उन्होंने कहा कि हमें जो एयरपोर्ट्स हमने अपने पास रखे हुए हैं, जो ये रेलवे का महकमा रखा हुआ है, क्यों नहीं हम इसको डिस्पोज ऑफ करते? पूरी दुनिया में होता है। और पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि अगर रेल चलाती है दुनिया में कोई हुकूमत, तो उसमें जो खसारा है वो बर्दाश्त करती है। हमारी इकॉनमी की पोजीशन ये नहीं है कि हम ये इतना भारी खसारा जो बर्दाश्त करें। इस पर भी हमें गौर करना चाहिए, इस पर मुल्क में डिबेट होनी चाहिए। बैंक्स तो दिए ना हमने, तो जिन लोगों ने बैंक्स लिए वो खरबपति हुए या नहीं हुए? तो एक डिबेट इस मुल्क में ये भी थी कि बैंक नहीं देने चाहिए, और मैं भी उसका हामी था कि भाई हाँ बैंक नहीं देने चाहिए, क्योंकि लोगों के पास बैंक जाएंगे उससे खरबपति हो जाएंगे, हो गए। लेकिन उन बैंकों का खरबपति बनने से जो फ़ायदा हुआ है, जो पैसा चला है, तो उसमें इकॉनमी में उनका कंट्रीब्यूशन तो आया है। तो मैं मंशा का ये कहना कि एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल जो है PIA इसकी निष्कारी की ज़रूरत है, बिल्कुल आई थिंक कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि किसी और मुल्क में गैस को पाइपलाइंस के जरिए फराहम नहीं किया जाता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने गाँव में अपने वोटरों की खातर करोड़ों रुपए की पाइपलाइन लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके गैस दे देते हैं, और उस गैस का 50 साल का बिल उतना नहीं आता हमें जितना हमने पाइपलाइन बिछाने में खर्च होता है। कुछ चीज़ों को हमें असर नौ सोचना होगा अगर नई अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। इक्तिसादी तौर पे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जी सर। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में बड़ी माजरत से मैं कहता हूँ, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस को अप्रिशिएट नहीं करते। हम क्वांटिटी को ज़्यादा करते हैं। आप अभी बात कर रहे हैं कि जी रेलवे को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यूके के अंदर ट्रेन सर्विस जो है वो नीचे जा रही थी, वर्जिन ने उसको उठा दिया, आज कहाँ चढ़ गई। आपकी नेशनल एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज अपने जा रही है वो तरीके से, साथ उन्होंने दूसरी एयरलाइंस खड़ी कर दी। यहाँ भी हैं आपके पास एक दो, बट वी नीड मोर। यहाँ आप इफ्तिखार बिजनेस नहीं कर सकते बिकॉज आपका वन विंडो ऑपरेशन है ही नहीं है। इफ्तिखार साहब मुझे प्लीज लाइसेंस दे दे, पहले उधर जाएं, पहले उधर जाएं। आप किस तरह फ्लरिश करेंगे? आपके माशाल्लाह एक फेडरल मिनिस्टर है मोहम्मद मियां सुमरो साहब, जिस प्राइवेटाइजेशन की तरफ मंशा साहब ने इशारा किया है, तो मैं समझता हूँ शायद प्राइम मिनिस्टर से पूछ लेते कि वो भी कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। IMF ने आपको कहा था कि आपका 1600 अरब एक साल का सिर्फ इसमें जाता है। जाना चाहिए तेरे ख्याल में? नहीं जाना चाहिए। गुड। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि इनको आप प्राइवेटाइज करें। कि तुम मियां मंशा के इस बिल्कुल इत्तेफाक करते हो ना। लेकिन मैंने आपको फिर अपने पहले बात कही थी कि काम करने वाले ये सारे, पर करता कोई नहीं है। उन्होंने 3.5 साल से मिनिस्टर है, उससे आप किसी ने अकाउंटेबल किया कि 3.5 साल में आपने क्या काम किया? बड़ा सिंपल सा ये जो बात कर रहे हैं आप, मियां मोहम्मद मंशा की बात कर रहे हैं। He is the highest taxpayer in this country because he's making the most money. Now, please, no, एक second. Why don't you take advice from people like him? जी उसे एडवाइस दे दी उनको सब चीजों का पता है ना। जो सबसे जो फोकस है मंशा साहब का, वो है कि रीजनल अप्रोच अपनानी चाहिए फॉर इम्प्रूविंग योर ट्रेड। यस, बिल्कुल ठीक बात। आप अगर बहुत ज्यादा चीजें बना रहे हैं, वो बाहर नहीं जा रही, तब भी बेकार है। अगर आप कुछ नहीं बना रहे, बाहर से भी नहीं मंगा रहे, वो भी। हमें तो चीपेस्ट गुड्स चाहिए ना यहाँ पाकिस्तान में, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमन मैन। वो हम इंडिया के साथ ही कर सकते हैं। हमें जापान से या कहीं से भी आके चीज़ें, उस तरह एक चाइना इज़ वन एक्सेप्शन, बट अदरवाइज यू नो। और हमारी जो ज़रूरियात हैं, वो जब ये ट्रेड चल रही थी उस दौर को रिकॉल करके देख लें, और अब के दौर को रिकॉल करके देख लें। लोगों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, इसलिए कि चीज़ें या कम हैं और या बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हुई हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा सारा आर्गूमेंट ये है कि आप अपने नेशनल स्टांस मत छोड़िए। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मैंने आपको मिसाल दी चाइना की, अगर तफसील से प्रोग्राम हो, आपको हैरत होगी कि उन्होंने कितनी जल्दी पिकअप करके 100 बिलियन। तो फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार और इस तरह के जो बात देखें, ये जो RSS के पागलपन की बात आपने की वो अलग है। हमारे यहाँ भी लोग हैं जो कहते थे। एक सेकेंड, बुखारी साहब से पूछ लें, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी है कल, वो भी बता देना। अगर वो चीज ठीक है तो फिर ये चीज गलत कैसे हो गई जो मैं बात कर रहा हूँ? क्या एक दूसरा इंडिया डिवाइड हो गया दो राहुल ने बिल्कुल सही कहा। राहुल देखो, उसने कश्मीर के हवाले से बात किया। उसने कहा कश्मीर के हवाले से जो हमने नेशनल पॉलिसी बनाई है, उसने हमें स्ट्रेटेजिकली इतना कमजोर कर दिया है। मतलब ये है कि आवाजें अब इंडिया के अंदर से उठ रही हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि हम
दुनिया की कोई ताकत हमें ट्रेड करने से तो नहीं रोक सकती। मैं कहता हूँ करना चाहिए, अच्छा, बट और उसके साथ जो हमारे इश्यूज हैं उन पर भी बात और करनी उसके चाहिए। साथ और उसके साथ हमें जावेद की और बात उसके सुने साथ हमें कश्मीर का जो डेस्क है वो भी हमने बंद करने को नहीं किसी को कहा, और ना हम बंद करेंगे, क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट ना बंद करना चाहिए, ना बंद करना चाहिए, जो हमारी कश्मीरियों से कमिटमेंट है। अगर हमें याद हो तो पीजे मेरा ख्याल है को दर्जन मरतबा मुतालबा कर चुका है कि कश्मीर के जितने सेंटर हैं वो सारे अच्छा जी, शरीफ के वीजा मंसूख कर दिए उन्होंने कल, जो ज़ायरीन जा रहे थे। देखें वो इंडिया का ये कमीनापन या ये घटियापन या ये छोटापन ये जारी रहेगा। डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि आप वाया मीडिया से रास्ता यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी उम्र 70 साल तो मेरी उम्र होगी और इंशाल्लाह इन लोगों की और भी उम्र होगी। ये कश्मीर वाले मामला जब आएगा तो हम कहेंगे कि हम इधर देखने नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कुछ फैसला करना होगा, ये होना है एक दिन। अगर इतने बड़े डिसीजन कश्मीर ने ले ली तो हमने उनका क्या बिगाड़ लिया? और ये जवाब दिया गया मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि क्या हम उनसे जंग कर लें? ये मैंने नहीं कहा, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो ठीक कहा होगा मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, उसको काफ़ी ब्रीफिंग मिली होगी कि क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी। मैं कश्मीर पर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, मैं उनके हक को तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये भी मैं नहीं चाहता कि 1.5 अरब के इस खित्ते के अंदर रहने वाले लोग आरएसएस या यहाँ की उस तरह की कोई ताकत के मुकाबले में होस्टेज बन जाए। और हज़रात, मुझे और मेरे साथियों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।